नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे जो अभी इज़राइल ने दोबारा से लेबनान के अंदर जिस तरीके से फायरिंग रॉकेट्स और लॉन्चिंग बॉम्बिंग शुरू की है, उसके बारे में। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, कई जगह पे है। इज़राइल का कहना ये है कि उसने जो लेबनान के साइड से वहां पे कुछ रॉकेट फेंके गए थे, उसके बदले में उन्हीं ने ये स्ट्राइक्स की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने कोई इस किस्म के रॉकेट नहीं डाले, लेकिन लेबनान के अंदर बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स है। हिजबुल्लाह है, उसके अलावा पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं, एक नहीं कई एक हैं वहां के ऊपर। किसने किया है ये अभी तक मुझको उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल क्लेम किसी ने किया है तो शायद करेगा, या अक्सर ऐसा भी होता है क्लेम नहीं करते। अब ये है कि दोबारा से जो शुरू हुआ उससे एक बड़ी समस्या लेबनान के अंदर खड़ी हो गई। लेबनान का कहना है ये सीज फायर का वायलेशन है, उसको तोड़ा गया है। और ये भी है कि उन्हीं ने ये भी कहा है कि लेबनान ने, इजराइल ये भी कह रहा है लेबनान ने अपने ट्रूप्स अभी तक वहां पे डिप्लॉय नहीं किए जितने उसको करने थे, और हिजबुल्लाह पूरी तरीके से डिसआर्म नहीं किया है, यानी उससे वेपन नहीं ही लिए हैं। और जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो साउथ लेबनान से विड्रॉ करेंगे और उनकी जगह लेबनीज आर्मी आएगी, और फिर लेबनीज इजरायली ट्रूप्स जो वहां पे लेबनान, साउथ लेबनान के अंदर हैं, वो वापस जाएंगे। तो इजराइल ने अपने ट्रूप्स अभी तक वापस नहीं किए, 5 ठिकानों पे अभी भी मौजूद है। इसको लेके जो बार बार लेबनीज गवर्नमेंट कह रही है कि ये वायलेशन है और कंट्री की सॉवरेनिटी, एंड जो ब्रीच इन जो जो डील हुई थी उसके भी ये खिलाफ है, सीज फायर के भी ये खिलाफ नजर आता है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ऑन, ये बहुत प्रो अमेरिकन और प्रो पश्चिमी देश के हैं, जो बहुत समय के बाद दोबारा से लेबनान में प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट आया है, जिसने काफी मदद की थी सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देशों ने लाने में। इन्हीं ने कहा है कि एक ही आदमी रहे, या वेपन जो है वो केवल सेना के पास रहेगा, ये तय। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि ये वेपन रहना चाहिए सेना के पास, मगर यह है कि सेना के पास शक्ति भी होनी चाहिए इतनी कि हिफाजत कर सके, प्रोटेक्ट कर सके इन एरियाज को। हिजबुल्लाह का जन्म ही इस वजह से हुआ कि लेबनीज आर्मी फेल हो गई थी इजराइल के को साउथ लेबनान से बाहर निकालने में। साउथ लेबनान में उनका कब्जा हो गया था, और उसके बाद ये लोग विड्रॉ नहीं कर रहे थे। हिजबुल्लाह अमल, इससे पहले एक दूसरी मिलिटेंट ग्रुप थी, वो भी नाकामयाब हो गई इनको हटाने में। फिर हिजबुल्लाह का गठन हुआ और हिजबुल्लाह कामयाब हो गई। हिजबुल्लाह प्रो ईरानियन आइडियोलॉजिकल के लोग, इनको मदद भी काफी ईरान से मिली और ये काफी सशक्त हो गए, और इनको लोकल सपोर्ट वहां पे काफी है। न केवल शिया समुदाय की बल्कि क्रिश्चियन और एक बड़ा सुन्नी समुदाय भी इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये इजराइल के जो अटैक्स हो रहे थे उनसे सभी दुखी थे। तो इस तरह से ये उनका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। और इजराइल वहां की जो आर्मी है, सेना लेबनान की, उससे कहीं शक्तिशाली है। एक तो ये लोग काफी मोटिवेटेड हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं, जो सैनिक नहीं रहते किसी भी देश के मरने के लिए, कम ही उनका ऐसा है। फिर उसके बाद ये है कि देखिए, इजराइल को तमाम से मदद मिलती है सीधी इनडायरेक्टली। हिजबुल लेबनान को इस समय पैसे की जरूरत, इकोनॉमी उसकी बहुत वीक है, बिल्कुल बैंक करप्टेड समझ लीजिए की तरफ बढ़ती भी जा रही है काफी समय से, इस युद्ध से पहले, और अब और ज्यादा समस्या खराब है। अमेरिका और यानी पश्चिमी देश जो हैं, जो उसके एलाई हैं, और कुछ अरब देश हैं जो उसको फंड, लेकिन उन लोग का कहना यह है कि वो तब तक पैसा नहीं देंगे जब तक कि वो हिजबुल्लाह को वहां से नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरह से इजराइल बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
तमाम की मदद से, हर तरह की मदद उसको मिलती है, तो डायरेक्ट उसी को मिलती है। दूसरे उसके जो अपोनेंट हैं उनको कमजोर करने के लिए भी पश्चिमी देश काफी अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं, इनडायरेक्टली कहां से। वो सोर्स भी अब बिल्कुल ही खत्म सा होता हुआ नजर आता है, इसलिए कि वो जो कनेक्टिविटी थी लेबनान से फिलहाल वो बंद हो गई, और सी के माध्यम से या एयर के माध्यम से कुछ सपोर्ट पहुंचाई जा सकती है, जो अभी नहीं मिली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी साफ साफ कहा है कि वो जो है इसराइल जो कुछ भी कर रहा है गाजा में या दूसरी जगहों पे, उसको उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है, और कहा कि इसराइल को पूरा हक है इस एंगल नहीं, और यही नहीं इसराइल की सेना का भी खास तौर से उन्होंने काफी समर्थन किया। दरअसल इसराइल की पॉलिसी है क्या, वो क्या चाहते, बेसिक इसराइल की पॉलिसी जो है, ये पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं, वो ये है कि क्षेत्र में स्थिरता न आने पाए, यानी लेबनान दोबारा से रीऑर्गेनाइज न हो। अगर लेबनान होता है तो एक बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है, एक वहां के ऊपर एजुकेशन बहुत एडवांस है, लेबनीज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी उनकी, और वो अरब देश में जाके काम बहुत करते हैं, वहां से पैसा भी कमाते हैं। लेबनीज जो है फाइनेंशियल हब भी रहा है पहले, फिर लेबनान के पास उनके पास मैनेजमेंट कैपेसिटी भी बहुत है, वो लोग फ्रेंच भी बोलना जानते हैं और इस सेक्शन में, और अंग्रेजी भी अब काफी पॉपुलर होती नजर आ रही है। इस तरह से लेबनान में बहुत क्षमता है। वो बेसिकली वो नहीं चाहते कि दोबारा से वहां आए और फिर हिजबुल्लाह जैसी संस्था आए और इसराइल को प्रॉब्लम आए, और इसराइल ये भी कह रहा है कि वो वहां से विड्रॉ करने के मूड में नजर नहीं आता। 5 ठिकानों पे उन्होंने कहा उनका, बल्कि वहां से इस किस्म के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो वहां पे 5 जगह पे एक परमानेंट बेस भी बनाने की बात वहां पे चल रही है। हालांकि जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसके हिसाब से इनको विड्रॉ। दूसरा, लेबनान के अलावा इसराइल की पॉलिसी जो सीरिया है उसमें भी यही है। सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को हटाने में उन्होंने काफी मदद की थी। इस समय जो सरकार है वहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट की इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरीके से, लेकिन ये कि अब जब से सरकार सत्ता में आई है उनकी पॉलिसी बदल गई। अब वो ये कहते हैं ये लोग तो पुरानी अलकायदा के लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसलिए उन्हीं ने वो लगातार सीरिया का जहां भी उन्हें पता चलता है कि आर्म्स कुछ छिपाए हुए हैं या वहां पे आर्म्स डिपो है असद, प्रेसिडेंट असद के दौर के, वो उसके ऊपर अटैक करते थे। सीरियन आर्मी के पास इस समय कुछ नहीं बचा, उनकी नेवी उनकी एयरफोर्स सब बेसिकली इन्हीं ने, इनके आने से पहले ही, आने के बाद सब, आने के बाद तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। और लगता ये है कि वहां भी उनकी यही पॉलिसी है कि उसको दोबारा से वहां पे स्थिरता न आने पाए। इसी के लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर, इन दोनों देशों में, बल्कि इजिप्ट जॉर्डन में भी, और इजिप्ट में ज्यादा, जॉर्डन में कम, अरब नेशनलिज्म प्रतिष्ठा। असद जो थे कोई अच्छे रूलर नहीं थे, मगर वो सीरिया को, इसराइल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, अरब देश रोक लगाए थे। और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने जो थे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया इसराइल के साथ, इसलिए वो ये चाहते थे, और अरब भी उनसे नाराज थे। तो अरबों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट था सीरिया का, जो इसराइल का था और अमेरिका का, वो एक हो गया था, इसलिए सब ने मिलकर असद को तो हटा दिया, चलिए अच्छा किया। लेकिन अब यह है कि वहां पे रिजीम कैसे बने, इलेक्शन हो, पॉपुलर गवर्नमेंट बने। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी तो दोबारा नेशनलिज्म आ जाएगी, डेमोक्रेसी को भी इसराइल से भी डील करेगी, अरबों से भी डील करेगी। मतलब जो इस समय वहां पे हैं, जो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, वो उनकी भी नहीं सुनेगी। इसलिए इसराइल की बेसिक पॉलिसी जो नजर आती है, वो ले जो कुछ कहें पॉलिसी में सब अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये कि वो ये कहते हैं कि डिफेंस को लेके हमेशा वो बात करते हैं, और जो भी अटैक करते हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल ने अपनी डिफेंस पे किया है, वहां से उसको खतरा था।
इसलिए सीरिया में भी स्थिरता आती नहीं लगती कि नहीं इसलिए कि पहले भी बताया क्या होता है कि सीरिया में एक तरफ तो नेशनलिज्म है, दूसरी तरफ लिबरल इस्लाम, वो वहाबी सल्फी मूवमेंट के खिलाफ में अधिकतर लोग। वो चाहते तो थे कि असद के रिजीम गिर जाए, मगर ये नहीं चाहते थे कि असद के रिजीम गिरे और वहां के ऊपर आईएसएस या अलकायदा जैसे खतरनाक इस्लामिक ग्रुप आ जाए, जो इस समय यहाँ पे जबतुल नसरा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस हयात तहरीर अल शाम जो बना है HTS, उसके अंदर जो अलकायदा, तो वो ये नहीं चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि सीरिया में भी आसानी से स्थिरता आ पाई। और ये लोकल गवर्नमेंट जो है, इसमें इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, इतने ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए ये बार बार कहते तो हैं कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सारी माइनॉरिटीज होंगी, और लगभग 35% से भी ज्यादा वहां पे माइनॉरिटीज हैं। और फिर उसके अलावा यह है कि सब मिल के शासन करेंगे, लेकिन दरअसल वो लोग ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। बल्कि हमने ये देखा कि क्रिश्चियनों के ऊपर भी अटैक शुरू हो गए, पहले ही दिन हो गए थे क्रिश्चियंस पे। और फिर उसके अलावा शिया श्राइन जो है वहां के ऊपर, उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश, लेकिन वो बच गया। फिर उसके अलावा ये है कि अब जो वहां के ऊपर जो एक बड़ा सेट है, उसका लगभग 10-12% के करीब पॉपुलेशन है, अलवाइट्स, अलवी जिन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर तो उनके घरों पे अटैक हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग, नंबर बढ़ता जा रहा है, बच्चे और सबको मारा गया। ये देखिए, इस तरह के झगड़े तो बहुत हो जाते हैं, बहुत से मुल्कों में हो जाते हैं, मगर ये बदला के भावना से हुआ, इसके ऊपर आपत्ति है, जिसको रोकने में सरकार असमर्थ है। सरकार की बदल कहीं ना कहीं सहमति भी नजर आ रही थी। कर तो दिया उन्होंने, लेकिन यह है कि अब सीरिया में जो इंटरनल जो झगड़े हैं वो आने वाले समय में बढ़ने की। सीरिया की आर्मी नेशनलिस्ट थी, वो डिसआर्म हो गई है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह हमें लग रहा है होगा जैसा कि इराक में हुआ था। कि इराक में तो उन्हीं ने ISS को ज्वाइन कर लिया था, मगर यहाँ तो सीरिया के अंदर वो सेकुलर ग्रुप रीऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। इतना समय लगेगा ये पता नहीं, लेकिन ये कि, और दूसरी बात ये कि अगर इजराइल जा रहा है वहां पे, तो दूसरी कंट्रीज के भी इंटरेस्ट होते हैं। अरबों का अगर कुछ इंटरेस्ट है तो रशियन का भी वहां पे नेवल बेस था, उनका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सीरिया के अंदर। कहीं ना कहीं से वेपन पहुंच ही जाते हैं अगर इस तरह की तो सीरिया की। इजिप्ट में वो अब ये कह रहे हैं इजरायलीज के सिनाई पेनिनसुला हमको वापस करो। वो ये कहते हैं बिब्लिकल पार्ट का था, हिस्सा था। ये सच है कि वहां के ऊपर मोसेस का जो हुआ था, माउंट सिनाई के ऊपर वो गए थे और उन्होंने भगवान से, अल्लाह से बातचीत की थी और उनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे। ये वही माउंट सिनाई में हुआ था। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा है। फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इजराइल बना है वो तो बहुत ही छोटा है, इसलिए हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी चाहिए, तो उसके लिए माउंट सिनाई हमको चाहिए। 1967 की बार में उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कभी वापस। पहले वो ये कह रहे थे कि जो फिलिस्तीनी है गाजा के अंदर, हम उनको वहां से निकालेंगे और इजराइल एक नया शहर वहां पे बनाए, जिस नए शहर के अंदर इन फिलिस्तीनियों को वहां पे सेटल करे, जिसका पैसा सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे खाड़ी के देश। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमें सिनाई पेनिनसुला चाहिए। वहाँ के जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो बड़े पावरफुल ग्रुप हैं, जिनके ऊपर ये सरकार डिपेंडेंट है, वो इस तरह की बातें नहीं शुरू करती। वो ये भी कह रहे हैं कि जो है लंबा नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन इजराइल को यूज करना चाहिए। इजराइल के पास सेना बहुत कमजोर है, एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो उनको चाहिए कि युद्ध लंबा होगा और इजिप्शियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, खतरा हो सकता है इजराइल को, इसलिए उससे बचने के लिए पहले ही दिन आप न्यूक्लियर यूज कीजिए और ऑक्युपाई। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस तरह की बातें शुरू हो गई। ये चीजें है। इजिप्ट ने हालांकि एक प्लान दिया है फिलिस्तीनियों को वहां रहते हुए दोबारा से रीसेटल करने का $55 बिलियन का, लेकिन इजिप्ट ने ये कहीं नहीं कहा
कि इजराइल ने उनको गिराया है इसलिए इजराइल की जिम्मेदारी होती है वो भी कुछ पैसा दे, बल्कि ये नहीं कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी देगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका यूरोप से पहले ही हाथ पैसा झाड़ दिए, यानी सऊदी अरेबिया कुवैत, यही लोग जिनके पास तेल के बड़े भंडार है वो पैसा दे। अरबों की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि तेल के वो रीसेटलमेंट के लिए इजराइल को अक्यूज करें कि वो पैसा दे, या सिर्फ डिमांड करें कि वो जिम्मेदार है इस बात का। उतनी भी अरब लीग के रेजोल्यूशन में या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सारी बातें नहीं हो सकती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितने कमजोर हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी अरब देश एक के बाद एक अराजकता फैल जाएगी, कोई भी बचना इन लोगों का बहुत मुश्किल है। जिस तरह के रिजीम्स हैं वो इस समय की जो समस्याएं हैं उसका समाधान पाने में पूरी तरीके से असमर्थ, और वो जो खतरा है ये बड़ा है। इसलिए अमेरिका ने इस पे भी प्लान बना लिया है कि अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी पूरे अरब देश में फैलती है तो वो तेल को कब्जा कर लो, लोकल पॉपुलेशन को निकाल। उनके पास पूरा प्लान है, वो अगले 100 साल तक का प्लान है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, ठीक है, बहुत लोग मरेंगे और ट्राइबल वॉर हो जाएंगे बहुत से। फिर उसके अलावा ये भी है जेरूसलम के लिए, वो जेरूसलम और वेस्ट बैंक के लिए वो कह रहे हैं यहाँ से फिलिस्तीनियों निकाल के जॉर्डन में देंगे, जॉर्डन में इनको रीसेटल करो। जॉर्डन के लिए सख्त बड़ी परेशानी है, 50% ऐसे ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ, हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, और इतने आ गए तो हमें क्या हशर होगा, इसकी उनको कोई ये। फिर ये भी है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान अकेला बचा है। जो मेन इसके राइवल थे, जो मेन राइवल थे वो था इराक, सीरिया, फिर उसके बाद लेबनान, लीबिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट देश थे। उनके पास इराक और सीरिया के पास बड़ी सेनाएं थी, नेशनल, ये तो खत्म हो गए सब। इसराइल अब एक ही बचा है ईरान, जो अभी भी इनके किसी पॉलिसी को मानने में तैयार नहीं है, अभी भी वो इसके खिलाफ बात है। ईरान का वो ये कह रहे हैं कि उसको आप उसको भी हम कभी भी युद्ध वहां पे छिड़ सकता है। हमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और अपना जंगी बेड़ा वहां पे भेजा है, 2 जंगी बेड़े हो जाएंगे। हमेशा पॉलिसी ये थी एक रखने की, लेकिन ये है कि हूथियों का कहना ये है कि आईएसएस जो था वहां पे दूसरा, इससे पहले वाला जो जंगी बेड़ा था काफी डैमेज हो गया। अमेरिका ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन ये कि एक नया बेड़ा वहां पे जंगी बेड़ा और आ रहा है, और ट्रूप्स का भी डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता है। इसराइल में 2 किस्म की ओपिनियन है। एक ओपिनियन तो ये है कि भाई पहले ग्रेटर इसराइल अपना बना दो, यानी गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालो और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का जो एरिया है वहां से फिलिस्तीनियों को, और फिर उसके बाद जो है वो सिनाई को ले लो वापस। ईरान उसके बाद की बात आती है। ईरान काफी कमजोर हो चुका है, उनका कहना यह है कि ये कोई थ्रेट अब नहीं बचा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह, हमास, ये सब बहुत कमजोर हैं। हूती जो है उनसे आप अटैक करते रहिए, अमेरिका की प्रॉब्लम ज्यादा पड़ी है, अमेरिकन से होते रहेंगे उनसे, और हम ईरान, इसराइल भी उनकी मदद करता रहेगा अमेरिकन का। लेकिन सबसे पहले वो, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप ग्रेटर इसराइल बनाना है तो पहले ईरान से निपट। अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व हो जाता है, अमेरिका चाहता है कि ईरान कमजोर हो ताकि वो सेंट्रल एशिया में जा सके, तो आप उसकी मदद कर दो, ताकि आप जो कुछ भी करोगे उसके बदले में ग्रेटर इसराइल अमेरिका बनाने में मदद भी देगा। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा वहां के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से किया जाएगा, उसके लिए भी पैसा वहां से अमेरिका से मिलने में आसानी होगी। तो इस तरह का विभाजन है। कुछ कहते हैं कि ठीक है, पहले गाजा खाली कराओ, ईरान को गिराओ, फिर इस तरह से आओ, क्या होगा। ये लोगों का इतना बड़ा प्लान है। इन लोग का कहना ये है कि नेतन्याहू का कहना यह है कि हमें नया मिडिल ईस्ट बनाना है, मिडिल ईस्ट ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। उसमें जो गैस लाइन, पाइपलाइन, कनेक्टिविटी, रेल, रोड और इन सब की जो होनी है वो सब पाया इसराइल होगी, और इसराइल जो है उसमें एक मेन देश हो जाएगा। अरब पॉलिटिक्स, अरब सब कुछ टेल अवीव
और जेरूसलम से होगी। और क्या ये संभव है इस तरह जिस तरह की बातें कर, हमें तो लगता है कि इन बातों से ऐसा लगता है कि अराजकता ही फैलेगी, ये प्रोग्राम कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसलिए कि एक तो पहली बात ये है कि इसराइल के इस पूरे प्लान में जो कई ट्रिलियन डॉलर का खर्चा होगा वो इसराइल नहीं करेगा, वो अमेरिका करेगा, अरब देश करेंगे। तो कहाँ से कैसे ये होगा? अपने को सुसाइड करना वाली बात होगी अरबों के लिए। और अगर अरब करेंगे तो फिर जनता का की समस्या खड़ी हो जाएगी, जनता इनके खिलाफ होने का डर। हालांकि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अरब जनता खिलाफ हुई हो। उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी उनको इजाजत नहीं देती कि आप हाकिम वक्त के खिलाफ आप कोई बात। जो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो इस तरह की है, उससे वो रिजीम को सपोर्ट करती है और रिजीम इन टर्न्स अमेरिका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसराइल को support। तो बहुत बड़ी समस्या है अरब वर्ल्ड के सामने। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और इसको आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।